सो नाउ वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में देखा था कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, और साथ में ग्लोबलाइजेशन के 3 प्रकार के इम्पैक्ट हमने देखे थे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट की बात ये करी गई थी, सोशल कह रहा हूँ, कल्चर इम्पैक्ट की बात अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग करने वाले हैं। और अगेन हम इसमें बहुत डीपली एनालाइज करने वाले हैं, जो चैप्टर के मेन कोर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती है। कोर कॉन्सेप्ट है क्या? अगर आपने ये बात बहुत दिमाग में एकदम से क्लिक करेगी और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो आप इसे लंबे समय तक समझ पाओगे। अदरवाइज इस वाले पार्ट को जब पेपर के अंदर आएगा ना, सोच में पड़ जाओगे कि यार ये वाला पार्ट पढ़ा तो था लेकिन सर ने समझाया था, समझ में नहीं आ रहा ये पार्ट था क्या। तो ध्यान से सुनिएगा कल्चर कॉन्सेप्ट के बारे में। कल्चर कॉन्सिक्वेंसेस, देखो अगेन मैंने कहा कि वैश्वीकरण का इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये तो लेने वाले के ऊपर है और देने वाले के ऊपर है। इट मीन्स दैट कल्चर कॉन्सेप्ट जो है, हम अपनी संस्कृति को किस तरीके से अच्छा बना रहे हैं और अपनी संस्कृति को किस तरीके से अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से बिगाड़ रहे हैं, उसे समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने पूरी की पूरी संस्कृति को यूनिफॉर्म भी करा है और कल्चर होमोजेनेशन भी करा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हेटेरोजेनेशन, जिसमें एक कल्चर अलग अलग जगह जाता है और उसका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से पड़ता है। लेकिन दूसरा है कल्चर होमोजेनेशन, एक कल्चर ऐसा होता है कि एज इट इज उठ के वो वहाँ पहुँच जाता है और सभी लोगों को अपनाना पड़ जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मज़ा तरीके से समझ में आएगा। ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर की वजह से आज की डेट में हमारे जीवन में, हमारे घर में हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर हमारा इम्पैक्ट डाला है। आपके पूरे जीवन में, आप घर से बाहर निकले, आप जहाँ पहुँच रहे हो, जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ से आ रहे हो, जहाँ जा रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जिस बेड पे सो रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, आपके एटमॉस्फेयर के हर हिस्से पे ग्लोबलाइजेशन का सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट घुस चुका है। अब कैसे घुसा है वो समझाता हूँ मैं। यूनिफॉर्म कल्चर एक पार्ट है जिसने पूरे वेस्टर्न कल्चर को, इट इज़ द इम्पोजिशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, इट्स इन द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोबल। इसने वेस्टर्न यूनिफॉर्म कल्चर, हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन उसने दूसरी कंट्री के कल्चर्स को श्रिंक कर दिया है और अपनी बड़ी जगह बना ली है। और दूसरा कल्चर होमोजेनेशन जो है, वो किसी दूसरे कल्चर को विदाउट हार्म किए अपना हिस्सा बना लेता है। एग्जाम्पल देखिए बुक में क्या समझाया है। पहला है कल्चर हेट्रोजेनेशन, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक विषमतावाद। अब ये मीनिंग ना क्लास 12th की बुक में कहीं पे मेंशन नहीं, बस छोटा सा वर्ड बता रखा है और इसी के ऊपर पूरा गेम खेल रखा है। क्या गेम खेल रखा है? एक विचार जिसमें संस्कृतियां एक दूसरे से अधिक विविध और अलग हो जाती है। मतलब ऐसा कोई भी धर्म, ऐसा कोई भी विचार, ऐसी कोई भी चीज जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जब वह नए विचारों और प्रभावों से प्रभावित होती है, तो इसका मतलब है कि सभी संस्कृतियां एक जैसी नहीं होती है, बल्कि वे अपनी विशिष्ट परंपराओं, मूल्य और रीति रिवाज को बनाए रखती है या फिर नए तरीके से उन्हें अपनाती है और विकसित करती है। इसका मतलब ये है कि ये संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो बाहर के किसी हिस्से से आई थी और जब दूसरे किसी हिस्से में जहाँ मिलती है तो वो अपनी मोर वैल्यू तो बनाए रखती है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके भारत के अंदर एक पिज़्ज़ा बिकता है। पिज़्ज़ा असल में, तो खाने में एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पिज़्ज़ा असल में क्या कहते हैं, इटली के अंदर बनना शुरू हुआ था। लेकिन जब पिज़्ज़ा जापान में उठ के जाएगा, इसे कल्चर हेटेरोजेनेशन बोलते हैं। अगेन देखो शब्द पे जाओ, शब्द पे क्या लिखा है, एक ऐसा विचार, संस्कृति या कोई भी चीज जो ऑफकोर्स बहुत तरीके से डाइवर्स्ड है और बहुत तरीके से अलग है। जब वो नए विचारों के साथ मिलती है, जब वो नए जगहों पे जाती है, तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन वो अपने आप की अपनी जो विशिष्ट परंपरा है, मूल्य, उनको बनाए रखती है, लेकिन नए रीति रिवाज को भी अपना लेती है। मतलब जो पिज़्ज़ा बनने का स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से पिज़्ज़ा बनता था, जो चीज़ें पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होती थी, वो तो हूबहू वैसी ही है, बनी इटली में थी पिज़्ज़ा। लेकिन दोस्तों जब ये जापान में गई, तो आप जापान में कह सकते हो कि उसके ऊपर देखो दूसरी तरीके का चिकन का इस्तेमाल करा गया, उस पर सी फूड गिरा होगा और ऑफकोर्स उसके ऊपर यूनिक लोकल फ्लेवर डाला गया होगा। तो जापान में उस पिज़्ज़ा को उस तरीके से टेस्ट करा गया होगा, जबकि वही पिज़्ज़ा इंडिया का पार्ट नहीं है, ऑफकोर्स वो बाहर का पार्ट है, अगेन दूसरी संस्कृति से आया है। जब वो इंडिया के अंदर आया तो उसके ऊपर पनीर डाला गया, उस पर चीज़ डाला गया, इवन तंदूरी चिकन डाला गया, उसको अलग तरीके से क्रिएट कर दिया गया उस डिश को, तो पिज़्ज़ा एक अलग तरीके से बन गया ना। तो इट मीन्स दैट
इसे बोलते हैं कल्चर हेट्रोजेनेशन, कि दूसरी चीज थी ये, लेकिन इसने दूसरे कल्चर में घुसकर दूसरी सिचुएशन को अपनाकर अपना एक नया रूप बना लिया। तो ये है कल्चर हेट्रोजेनेशन। इसने संस्कृति को बदनाम तो नहीं करा, बर्बाद तो नहीं करा, लेकिन इसने अपनी जगह बना ली। दूसरी बात होती है कल्चर होमोजेनेशन। कल्चर होमोजेनेशन वह प्रक्रिया है जब विभिन्न संस्कृतियां वैश्विक प्रभाव जैसे मीडिया, टेक्नोलॉजी, व्यापार के कारण एक दूसरे के समान हो जाती है। इस कारण दुनिया भर में समान रीति रिवाज, भोजन, जीवन शैली फैल जाती है, जिससे संस्कृत कम विशिष्ट हो जाती है। ये है थोड़ी खतरे वाली। कल्चर होमोजेनेशन का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी सामान, ऐसा कोई भी खाना, ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई भी चीज जो एज इट इज उस कंट्री के अंदर थी और वैसे की वैसे उठ के दूसरी कंट्री के अंदर इस्तेमाल होने लग गई, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ और उसने एक अपनी जगह बना ली। इससे दूसरे देश की संस्कृति पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये बहुत खतरे वाली चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए यूएस, जापान, ब्राज़ील, इसमें सिमिलर टाइप के बर्गर मिलते हैं, फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, ड्रिंक्स मिलती है, उसके साथ साथ हॉलीवुड मूवीज़ देखी जाती है, वेस्टर्न फैशन देखा जाता है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेम टू सेम ऐसा ही है, सिमिलर हैबिट, सिमिलर फैशन, सिमिलर एंटरटेनमेंट। जो हॉलीवुड मूवी बाहर की पिक्चर्स बनती हैं वो एज इट इज़ भारत में देखी जा रही है, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करा जा रहा, बस लैंग्वेज को चेंज करें ताकि वहाँ के लोग उसको समझ सके। लेकिन वो कल्चर होमोजेनेशन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने अपनी खुद की भारतीय मूवी देखना बंद कर दी। उन्होंने कहा यार क्या मूवी है ना। तो कल्चर होमोजेनेशन और कल्चर हेट्रोजेनेशन में ये डिफरेंस है और ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आता है। तो कल्चर का कॉन्सिक्वेंसेज आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडिया ग्लोबलाइजेशन को बात करते हैं। जब भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन आने की शुरुआत हुई थी तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड तो हम कह सकते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। भारत उस टाइम पीरियड पे प्राइमरी गुड्स जो है वो और क्या कहते हैं दिया करता था और फिनिश गुड्स खरीद लिया करता था। उसकी वजह से भारत की इकोनॉमिक जो है पूरी तरीके से खराब हो गई। तो अच्छी तरीके से सभी को पता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने महसूस करा कि हमें प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेने की ज़रूरत है। इसकी वजह से क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका जो माल है उसकी सुरक्षा हो सकती है बहुत अच्छे लेवल पर। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि 1991 के बाद कोई सामान मोबाइल था हमारे पास नहीं था, बाहरी कंट्री से आके हमारे भारत में बिक गया, सेम एज इट इज़ की एज इट इज़। इसे कहते हैं कल्चर होमोजेनेशन, सांस्कृतिक समरूपता। अब हमने कहा कि अगर भैया तुम सामान बेच रहे हो तो फिर हमारे भारत के मोबाइल फ़ोनों का क्या होगा, हमारा फ़ोन तो बिकेगा ही नहीं फिर तो, क्योंकि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो ऐसे में हमने प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लिया और हमने कहा कि देखो अगर हमारे सामान पे, हमारे व्यापार पर, हमारे बिजनेस पर किसी प्रकार का कोई भी आँच आता है तो भैया आप लोगों को लाइसेंस लेके ही काम करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आपने किसी प्रकार के लाइसेंस को तोड़ा, लाइसेंस को ब्रेक करा, तो हम आपकी मोनोपोली को तोड़ देंगे और हम आपके सामान को बेचना भारत में बंद कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए था, आपको पता है पबजी के बारे में, पबजी गेम बैन हो चुका है भारत के अंदर। उसने किसी रूल्स एंड पॉलिसीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो कह सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म से क्या हुआ कि बाहर के प्रोडक्ट भारत के अंदर कम आने चालू हुए। उसकी वजह से हमारे खुद के जो आर्थिक विकास था वो धीरे धीरे सुस्त पड़ गया, ये तो मानना पड़ेगा। रीज़न ये हुआ कि हम लोगों ने कहा कि भैया हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी सरकार के अंडर में रहेगी, बाहर की कोई प्राइवेट कंपनीज को ओन नहीं करेगी और पूरी तरीके से सरकार ही इन चीज़ों को चलाएगी। तो आप देख सकते हो आज भी कितने सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल और जो सरकारी दफ्तर, घर बने हुए हैं, उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सरकार के हाथों में अगर हम कम्युनिस्ट, वैसे तो हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी शुरुआती समय में थी और ये रहेगी, तो आपको पता है कितना ज़्यादा कमज़ोर रहेगी सरकार, हमारे भारत की तो खासकर। अगर यही चीज़ प्राइवेट हाथों में होती, वैसे तो बाद में देनी चालू करी थी लाइसेंस के थ्रू, तो वो चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी है आप ये भी देख सकते हो। दूसरा, वैश्वीकरण का विरोध। ग्लोबलाइजेशन मानते हैं कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को नए चॉइस, नए कस्टमर देता है और ये ऑफकोर्स क्रांति भी लाता है विचारों के अंदर। लेकिन लोगों ने इसका विरोध इसीलिए करा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत बड़े मामले में गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर रहा है। जो गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर रहा है तो उसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न डोमिनेंस, मतलब बाहर के व्यापार का इतना ज़्यादा पकड़ हमारे भारतीय बाज़ारों में हो चुका है, लाइफ में लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव हो चुका है कि हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज की डेट में आपके फ़ोन को उठाकर आपसे दूर कर दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि आपको 2 दिन काटने हैं,
तो आप सोचो, आप सोच ही नहीं सकते बिना फ़ोन के, बिना टीवी के। पहले लोग टीवी में टाइम दिया करते थे, आज लोग टीवी ही नहीं देखते हैं। लोग टीवी में टाइम दिया करते थे, आज लोग टीवी नहीं देखते। 1991 के टाइम पीरियड में जब हम थे, तो उस टाइम पीरियड में भैया हमें चैनल और कार्टून का इंतज़ार हुआ करता था कि भैया टीवी में एक प्रोग्राम आएगा, महाभारत आएगा, शक्तिमान आएगा, जूनियर जी आएगा, और उसमें बैठ के देखेंगे। लेकिन आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि भैया आज का बच्चा बिना फ़ोन के जी नहीं पा रहा है। तो क्या ये नेगेटिव परिणाम नहीं है? ये बहुत ज़्यादा है। कल्चर होमोजेनेशन की वजह से हमारे देश की संस्कृति, विचारधारा पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इवन आपके फ़ोन को मैं आपको दे भी दूँ और मैं बोलूँ कि आपके फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। आप फ़ोन चला के दिखा दो मेरे को, आप चला ही नहीं सकते। सो दैट इज़, बहुत सारे लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा बहुत बुरा माना है, और आप बुरा मत मानना, आप बुरा मानो या मत मानो, लेकिन बुरा मानने वाली बात यह है कि आप भी कल्चर होमोजेनेशन का शिकार हो चुके हो। आप भी कल्चर, यानी कि आप भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। सो इट मीन्स दैट बहुत सारे जो मेजर क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं ग्लोबलाइजेशन के, उन्होंने कहा कि इससे हो ये रहा है कि वीकिंग द स्टेट क्राइसिस इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रिटेल बिजनेस सेक्टर। लघु उद्योग और खुदरा व्यापार और छोटे छोटे राज्य जो हैं वो संकट में आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी कोका कोला की कंपनियां जिन पे बहुत सारा पैसा है वो पूरे वर्ल्ड को ओवरटेक करती जा रही है। ये गलत बात है। बहुत सारे पुअर फार्मर हैं जो ग्लोबलाइजेशन, ट्रेडिशनल कल्चर का शिकार हुए पड़े हैं। उन लोगों ने बहुत सारे एंटी मूवमेंट चलाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, ताकि ग्लोबलाइजेशन की मनमानी को ख़त्म किया जा सके। इसलिए हमारे भारत ने 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, जैसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हमारे भारत में इसका इम्पैक्ट 1991 के बाद पड़ा था, और 1991 के बाद हम लोगों ने महसूस करा कि ऑफकोर्स वैश्वीकरण का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इंडिया के लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन गलत है, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए और फार्मर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे वो लोग डिसाइड कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोलने की बात करी है कि आज की डेट में सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है, फॉरेन टीवी चैनल्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, सेलिब्रेशन जैसे वैलेंटाइन डे और फिल्म, मूवीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं के हिसाब से आज का बच्चा चल रहा है, जो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। सो गाइज, ये था कल्चर होमोजेनेशन, हेटेरोजेनेशन और वीडियो ऐसे सीरीज का सेकंड पार्ट। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे ऐप पे ज़रूर विजिट करिएगा। हमारी वेबसाइट cbsejanta.com, इस पर आपको सारे नोट्स मिलते हैं, तो वहाँ जाके विजिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।